ये जहाज जो J-10 है इसकी कैपेबिलिटी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। ऊपर नहीं तो मैं इसको हम पल्ला जरूर ग्रेड करूंगा जो हमारा एडवर्सरी राफेल जहाज है इंडिया के पास। इससे बेहतर रेडार टेक्नोलॉजी नहीं है राफेल के पास भी। सो ये 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी याद रखने की जरूरत है। एयर टू एयर में और एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी में इसके पास बहुत सारी ऑप्शन है। EL-15 एक वेपन है जो जिसकी रेंज सबसे ज्यादा बताई जाती है और डिक्टेट की जाती है इन दी सब कॉन्टिनेंट। इवन जो मीटियोर राफेल के पास है उससे भी ज्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स जो नए तैयारे ले रही है J-10C उनके हवाले से, और इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड फहद मसूद साहब। फहद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो J-10C फाइटर तैयारे खरीद रहा है पाकिस्तान, क्या ये डील एक तरह से बिल्कुल अब डन हो चुकी है? और अगर डन हो चुकी है तो कितने तैयारे हम खरीद रहे हैं? सर ये टोटल 25 हैं, 25 नंबर है जो अभी तक फाइनलाइज हुआ है। जैसे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने भी जिक्र किया ऑन नेशनल टेलीविजन एंड इंटरनेशनल टेलीविजन के बाद कि ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो गया है। अगर हम इसको देखें तो तकरीबन ये पिछले 5 से 6 साल से चल रहा था प्रोजेक्ट कि इसको करना है। लेकिन जो हमारी जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके मुनासबत से ये एप्ट टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, सही टाइम है कि हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया कि अब ये तैयारी ले रहा है, कोई भी नई मशीन आती है, नया हार्डवेयर आता है, आप खुद एक फाइटर पायलट रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तैयारे भी उड़ाते रहे हैं, तो ये तैयारे इस तरह तो नहीं है कि एकदम से आएंगे तो पायलट चाबी लगाएगा और निकल जाएगा। इट टेक्स टाइम टू इंडक्ट करना सब कुछ। तो क्या वो प्रोसेस शुरू हो चुका है एयरफोर्स के अंदर? सर इंडक्शन बिल्कुल पहले ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग ना सिर्फ पायलट की बल्कि इंजीनियर्स, ग्राउंड क्रू, टेक्नीशियंस, ये सारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, पायलट इज द टिप ऑफ द स्वॉर्ड। उस टिप ऑफ द स्वॉर्ड के पीछे बहुत सारे मेहनती इंजीनियर और टेक्नीशियंस हैं जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो ये मरहला बिल्कुल शुरू हो चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी इनिशियल फेजेस में है। और फर्स्ट क्वार्टर इस साल का जो 2022 भी स्टार्ट हुआ है, इसमें एक्सपेक्ट करें कि ये वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे इन द फाइटर स्क्वाड्रन। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज जो ये है कि अब ये J-10C हम लोग ले रहे हैं, ये तैयारे, इनके हवाले से मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट हुई हैं। तो एज ए फाइटर पायलट मैं सिर्फ आपका ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहता हूं कि आपने जो इस तैयारे के हवाले से पढ़ा है, जो क्वालिटीज देखी हैं, आप इस मशीन को बेहतर समझते हैं एक आम बंदे से, तो आप इसको कैसा रेट करते हैं कि क्या ये तैयारा आजकल के दौर के अंदर एक मुफीद हथियार साबित होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं इसको अगर ऊपर नहीं तो मैं इसको हम पल्ला जरूर ग्रेड करूंगा जो हमारा एडवर्सरी राफेल जहाज है इंडिया के पास, उसके लिहाज से। क्योंकि ये जहाज जो J-10 है इसकी कैपेबिलिटी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। उसके साथ इसका जो ईसा रेडार है वो एज गुड एज कैन बी, इससे बेहतर विद इन द रीजन। पाकिस्तान और इंडिया के पास रेडार टेक्नोलॉजी जो अभी है, इससे बेहतर रेडार टेक्नोलॉजी नहीं है राफेल के पास भी। सो ये 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी याद रखने की जरूरत है। और 4.5 में राफेल भी आता है। सो मैं जो मेरे ख्याल में पहले काफी जगह जिक्र कर चुका हूँ, द गन मैटर्स बट द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स मोर।
ठीक। अच्छा सर, अगर इसमें वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो पेलोड जो होता है वो किस किस्म के वेपन्स इसमें होते हैं, कितनी दूर तक वो मार कर सकते हैं, किस तरह के मिशन कर सकते हैं, उस हवाले से अगर थोड़ा सा आप बताएं। मिशन और रोल्स जो हैं वो तो वेरिंग है। अगर मैं एक कोने से स्टार्ट करूं टू एयर में और एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी में, इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर एयर टू एयर में दोबारा देखा जाए तो uh, इसकी कैपेबिलिटी के अंदर PL-15 एक वेपन है जो जिसकी रेंज अभी तक एज पर दी स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर्स सबसे ज्यादा बताई जाती है और डिक्टेट की जाती है इन दी सब कॉन्टिनेंट। इवन जो मीटियोर राफेल के पास है उससे भी ज्यादा। अगर गिव और टेक अ फ्यू किलोमीटर, मैं कोई नंबर बताऊं तो तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज तक ये फायर कर सकता है। उसके अलावा इट हैज आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग, ये एक वेपन है जिसको कहते हैं हम PL-10। PL-10 एक ऐसा वेपन है जो इंतहाई मनूवरेबल है। इंतहाई मनूवरेबल से मुराद के अगर जो एडवर्सरी है जिसके ऊपर आपने मिसाइल लॉन्च किया है, वो अगर बहुत ही टाइट टर्न या हाई मनूवर परफॉर्म करता है तो उसको भी ये केटर कर सकता है। फ्लेयर रिजेक्शन कैपेबिलिटी और काफी सारी टेक्निकलिटीज और लेकिन एयर टू एयर में तो मेरे नजदीक हम जिसको कहते हैं कि जो इंडियन राफेल है उसको हम केटर कर लेंगे इसके साथ। सो दैट इज वन। सेकेंडली जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स में है उसके अंदर YJ-91 है, KD-88 है। ये दोनों जो मेन वेपन सिस्टम्स हैं इसके फॉर एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, एयर टू सी, एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी, ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो इन मिसाइल कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। सो मेजर गेम प्लेयर होगा ये इन दी सब कॉन्टिनेंट इन द नियर फ्यूचर। अच्छा सर, आपने जिस तरह कहा कि इसको इससे हम राफेल को टैकल कर सकते हैं, राफेल का मुकाबला कर सकते हैं। अब ये जब त्यारा आ जाएगा, ऑब्वियसली इस त्यारे के ऊपर क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी? उससे मुराद मेरा ये है कि जब हमने F-16 लिए थे तो पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी थी कि ये तो आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते F-16। तो क्या ये जो चाइना से अब हम त्यारे ले रहे हैं इनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं होगी? नहीं, ऐसी कोई बात, ना कोई जिक्र, ना कोई डील का हिस्सा, ना कोई बात हुई है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के तनाजुर में इस सब कॉन्टिनेंट को देखें तो ये जो डील है ये एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब इंडिया की जो मिलिट्री है वो एट डिफरेंट टाइम्स इस चीज को रिलेट करती है कि हम एक टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और दरमियान पाकिस्तान और चाइना से। सो उस सिचुएशन में ये बात बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं रखती कि चाइना में ऐसे जहाज दे जिसपे वो लिमिट लगा के दे, मे इट बी ऑन पेपर और ऑन द एयरक्राफ्ट, कि आप इसको अगेंस्ट दी इंटेंडेड एडवर्सरी जो उनके पास भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वुहान या वो जो आपने पूरा स्कर्मिश देखी और पढ़ी, उसके बाद इस तरह की कोई चीज सामने ना आई है, ना कोई जिक्र हुआ। ठीक। अच्छा सर, हमने देखा कि JF-17 जब पाकिस्तान में आए थे, पाकिस्तान ने उनको इंडक्ट किया और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से बन रहे हैं। तो इसमें भी कोई लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो इस डील के अंदर भी आगे चल के? टीओ टीओटी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी हमारे पास हमेशा रहेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या PAC है, जहाँ पे JF-17 एक मेजर अपग्रेड के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन पहले से अवेलेबल है। सो अगर इसको मैं लॉन्ग टर्म में सोचूं, बिल्कुल, क्योंकि जो J-10 है वो उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे पास का लॉन्ग टर्म यूज बहुत है। हम वी हैव अ बिग फ्लीट ऑफ द मिराजेस, जो मिराज एयरक्राफ्ट है उसको हम चाहेंगे कि हम एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम एंड एज उसको रिटायर करें। और जो मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री कामरा में है वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छे से है।
सो उसको अपग्रेड करके हम बिल्कुल इसका टीओटी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, इसमें एक और चीज ये है कि बात हो रही है J-20 की भी। वो भी चाइनीज फाइटर है, बड़ा लेटेस्ट फाइटर है, तो अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि व्हाई नॉट J-20, J-10 क्यों लिया गया? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? मेरे नजदीक ये एक डिसीजन एज पर रिक्वायरमेंट है। ये जैसे हमने जिक्र किया, एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसकी हर वो कैपेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है हमारे रीजन में, जो हम अगले कुछ सालों के लिए देख रहे हैं, वो उस पर पूरा उतरता है। इसको अगर मैं हक बजानिब समझूं तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं कोई 2003 की दिहाई से। जब ये प्रोग्राम नया बना था 2004 की दिहाई में और ये सारा कुछ चल रहा था J-10, तो हमारी इस प्रोग्राम की इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा हाथ भी है पाकिस्तान एयरफोर्स का, क्योंकि हमने JF-17 के साथ साथ इस प्रोजेक्ट पे भी इनपुट्स जरूर दी हैं अगर हमने काम नहीं किया तो। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है ये जहाज, हमारी रिक्वायरमेंट J-20 नहीं पूरी करता, एक चीज। दूसरा, एक 5th जनरेशन J-20 की अभी हमारे जो स्कोप ऑफ ऑपरेशंस है या डॉक्ट्रीन है एयरफोर्स की, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन द नियर फ्यूचर में भी इसको कंसिडर किया जाए, लेकिन अभी नहीं। जी। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि ये 2003 से ये जो सारा इसका प्रोग्राम है J-10 का, ये चल रहा था, इसको किस तरीके से बनाना है, और इसके अंदर पाकिस्तान की एक तरह से शमूलियत भी थी, पाकिस्तान इस चीज से अवेयर भी था, ऑब्वियसली पता होगा कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या जब हम अमेरिका से कोई चीज लेते हैं, कोई जहाज लेते हैं, तो इस किस्म की शमूलियत पाकिस्तान की होती है? क्या पाकिस्तान को पता होता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, कि या फिर ये चीज सिर्फ चाइना के साथ है? हाँ, हर केस नहीं, हमारे पास कभी भी ऐसा एक्सेस, आउटराइट एक्सेस या एक्सप्लिसिट एक्सेस नहीं रहा अमेरिकन टेक्नोलॉजी के लिए। चाहे हम 60 की दिहाई का F-86 देख लें, 70 की दिहाई का F-104 देख लें, F-16 एक्सएल देख लें, ब्लॉक 52 देख लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी अवेलेबिलिटी हमें कभी भी नहीं दी गई। मेरे नजदीक ये सारी जो रिलेशनशिप है वो बिल्ट है नेशनल इंटरेस्ट पे। हमारी और चाइना के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो इतने ग्रैंडली अलाइंड हैं आपस में, कि हमने जैसे ओबोर, सीपैक या BRI जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी उनके साथ किया। जो वार्म वाटर्स ऑफ दी गल्फ है जो हमने उनको दिया, और इन रिटर्न वो हमारे साथ जो डील्स कर रहे हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एनर्जी सेक्टर, पावर टेक्नोलॉजी। इसी तनाजुर में अगर हम J-10 को देखें तो J-10 भी ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसपे हमने उनके साथ और उन्होंने हमारे साथ काम किया। शाहीन की डिफरेंट एक्सरसाइजेस देख लें, उसके अंदर J-10 और JF-17 ने हमेशा एक साथ ऑपरेट किया। इंटर ऑपरेटेबिलिटी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत आगे लेके जा चुके हैं एक म्यूचुअल एनिमी के खिलाफ। ठीक। आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, ब्रीफली आप बता सकें कि हमने देखा कि इंडिया ने जब राफेल खरीदना था तो वो एक तरह से जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। इतना अरसा हम सुनते रहे कि आज आ रहा है, कल आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो डिफेंस डील्स होती हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हों जो रिसेंटली हमने चाइना से एक्वायर किए हैं, अब ये J-10C आ रहे हैं, ये इतनी जल्दी किस तरह हो जाती हैं, एकदम से किस तरह हो जाती हैं? या जब इंडिया कोई चीज खरीद रहा होता है तो ऑलरेडी हमें पता होता है, तो हमने अपनी तैयारी शुरू की होती है? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि जल्दी हो जाती हैं। इसके पीछे बहुत ज्यादा होमवर्क होता है जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील्स के या डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर लोअर टेक्निकल इश्यूज को पहले रिजॉल्व किया जाता है ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखी जाती हैं, ऑपरेशनल एप्लीकेशन देखी जाती हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में फर्क ये है कि हमारी जो डीलिंग है वो
बहुत सारी विदाउट द प्रेस हम उसको कर लेते हैं। मेरे नजदीक एक लिहाज से ये बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं, जैसी चीज मीडिया में आती है तो वो जिसको कहते हैं ना, खट्टी हो जाती है। सो और क्योंकि एक जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेशनल पॉलिसी, उनको ज्यादा क्लैरिटी है। और जब वो अपने लिहाज से सोचते हैं तो फिर चीजों को अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, और इन द बार्गेन वो चीजें फिर आगे चलती रहती हैं। और इन दी एंड जब प्रेस में रिलीज की जाती है कि इस तरह की डील ऑन द कार्ड्स है और होने वाली है, सो फिर उससे और मटेरियलाइज होने में या वेपन डिलीवरी में फिर टाइम बहुत कम रह जाता है। सो शायद ये नहीं है कि चीज एकदम से हो जाती है, इसके पीछे काफी लंबा प्रोसेस है। वो मीडिया में पहले रिलीज करते हैं, शायद इसकी वजह ये है कि उन्होंने जंग भी मीडिया के ऊपर लड़नी होती है, तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है। आई एनीवेज वुड टेंड टू एग्री विद यू। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर बीइंग हियर।